हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस ग्रो द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर आपको बताऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में, इनके डेफिनेशंस के बारे में एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे उनको भी हम सोल्व करेंगे। एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करके चलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। चैप्टर का नाम है देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसको समझते हैं हम पहले कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी देखो प्रीवियस क्लास में हमने दो तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ा है। हमने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा है। तो फिजिकल चेंजेस में आपने पढ़ा है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज, जिसमें टेम्परेरी चेंज हो रहा है, नो परमानेंट चेंज। ठीक है, जबकि केमिकल चेंज में हमने पढ़ा है कि a change in which new substance is formed and the chemical change is a permanent change, we cannot reverse it। हम इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उस ओरिजिनल सब्सटेंस को हम फिर से वापस नहीं बना सकते। जैसे बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज ए केमिकल चेंज ऑलवेज। ठीक है, किसी भी चीज को आप अगर बर्न कर रहे हो, जैसे पेपर को अगर आपने फोल्ड कर दिया, पहले पेपर की शेप ये थी, मान लो रेक्टेंगुलर शेप थी, आपने फोल्ड करके उसको बॉल बना दिया, क्रश कर दिया, पेपर का पेपर ही है, ये फिजिकल चेंज है। आपने उसका एरोप्लेन बना के उड़ा दिया, फिजिकल चेंज ये। लेकिन अगर उसी पेपर को आप बर्न कर लोगे और उसकी राख बन गई तो फिर वो केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि अब एक नया सब्सटेंस बन गया। ये पेपर में कार्बन था, जब आपने उसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और ये धुआं बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, परमानेंट चेंज है, आप इसको वापस से चेंज नहीं कर सकते, तो ये केमिकल चेंज है। अब देखो, केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है। व्हाट केमिकल रिएक्शन मींस, केमिकल रिएक्शन मींस एक केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। बहुत सारे हम अपने डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस देखते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिनमें केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे फूड का डाइजेशन हो रहा है, ये केमिकल चेंज है। आयरन ऑब्जेक्ट्स में रस्टिंग हो रही है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में, ये केमिकल चेंज है। और जैसे मिल्क है वो कर्ड में टर्न हो रहा है, ये भी केमिकल चेंज है। तो बहुत सारे केमिकल चेंज है। बुक में जो आपने देखा है, आप बुक भी साथ में खोल के रखो ताकि अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं बुक में भी बताते जाऊंगा आपको साथ साथ चीजें। तो जैसे बुक में फर्स्ट पेज पे जो लिख रखा है ना, ये कुछ एग्जांपल्स जैसे दे रखे हैं, तो ये सारे जितने भी एग्जांपल है, फूड इज कुकिंग या फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वी रेस्ट बाय, सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, और वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन। इन सब में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा यानी केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, केमिकल चेंज इन ए केमिकल चेंज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, केमिकल चेंज में एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ओरिजिनल जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस में कुछ ऐसा चेंज हो गया कि वो अब एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाएंगे। सो ओरिजिनल सब्सटेंस वी कैन नॉट गेट बैक, ओरिजिनल सब्सटेंस हमको मिलेगा नहीं। तो यहां पर देखो दो चीजें हैं, पहले जो सब्सटेंस था वो और बाद में जो नया सब्सटेंस बना वो। ठीक है, तो जो पहले ओरिजिनली सब्सटेंस थे उनको तो हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो बाद में हमको एज ए प्रोडक्ट हमको जो मिलेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। यानी जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, और जो जिन सब्सटेंस से वो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आई गया, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, ये एक्टिविटी जो आगे हमारी बुक में, अगर हम इसको बर्न कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर ओरिजिनली हमारे पास में शुरुआत में क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये तो है रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बना एस ऑफ मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम की राख जो बनेगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए। एरो का एक एरो से लिखते हैं हम इनको, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे जाते हैं वो हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड RHS जो लिखा जाता है वो हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सो रिएक्टेंट आर द इनिशियल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस, एंड प्रोडक्ट आर द सब्सटेंस that we get in a chemical reaction. During chemical reaction, the new substance which are formed are called product. So the initial or original substance are the reactant, and the newly produced substance are the product. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बताता हूं मैं। देखो, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन एक
केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है केमिकल चेंज, जिसमें कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव न्यू सब्सटेंस। जैसे ये देखो FeSO4 है, आयरन सल्फेट है, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसें प्रोड्यूस करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व हुआ जिसमें कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, या एक सब्सटेंस, जैसे यहाँ पर ये रिएक्ट हुआ या इसका डिकम्पोजिशन हुआ, या यहाँ पर दो भी सब्सटेंस, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो उसमें दो रिएक्टेंट आपस में, ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल सब्सटेंस भी बनाते हैं वो। तो कुछ भी ऐसा हो जिसमें कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो, जिसमें कुछ सब्सटेंस है वो रिएक्ट करेंगे और नए सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पुराने सब्सटेंस है यानी जो रिएक्टेंट है उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो एटम्स, इनके एटम्स बनते हैं, इनके एटम्स टूटते हैं, मतलब एटम अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वो एटम रीअरेंज होकर नए सिरे से नए मॉलिक्यूल बनाते हैं जो नए प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव न्यू सब्सटेंस। ये इसकी डेफिनेशन होगी। हम यहाँ बात कर लेते हैं एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 जो बुक में दे रखी है, देखो इनको समझते हैं। एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इस पर आगे क्वेश्चन भी बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न कर रहे हैं, किसी भी चीज को बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होना। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इट फॉर्म एस एंड इस फॉर्म द एस ऑफ मैग्नीशियम एंड सम स्मोक, कुछ धुआं बनेगा, थोड़ा राख बच जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो राख जो बन रहा है, एस बन रहा है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा ना आगे, वो ये बनेगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको जो रेजमाल पेपर आता है उससे क्यों रब करके साफ करना चाहिए, क्लीन क्यों करना चाहिए। तो उसका आंसर ये होगा कि वो रेजमाल से इसलिए साफ करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम का रिबन जब पड़ा रहेगा तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन होगी, थोड़ी बहुत स्लो रिएक्शन होगी और इस वजह से उसके ऊपर एक ना थिन लेयर आ जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऑलरेडी मैग्नीशियम है, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम का रिबन पड़ा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके इसके ऊपर हल्की एक लेयर बना लेगा, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो जब आप इसको बर्न करोगे ना विदाउट क्लीन किए तो ये बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है। तो आपको इसको क्लीन करना है और ये ऊपर की जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको रिमूव करना है, तब ये अच्छे से बर्न हो पाएगा। अगली जो एक्टिविटी दे रखी है ना, ये देखो आप, यहाँ पर लेड नाइट्रेट है और इसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनता है और एक लेड आयोडाइड PbI2 जो येलो कलर का PPT होता है यानी प्रिसिपिटेट होता है। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और ये वाली रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो हम इसको पढ़ेंगे आगे, अभी आप इतना याद रखो। देखो ये याद रखना, येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम आगे बताने वाले हैं आपको, जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे तब। एक्टिविटी 1.3 में ये लैब में हाइड्रोजन गैस बनाने का एक मेथड है कि हाइड्रोजन कैसे बनती है। तो यहाँ पर हम जिंक ग्रेन्यूल लेंगे, जिंक के दाने लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड ए सॉल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ये सेकंड चैप्टर में भी आएगी रिएक्शन, आप अच्छे से ध्यान रखना। वेन एवर एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। वेन एवर एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट विल प्रोड्यूस ऑलवेज हाइड्रोजन गैस, ये हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। कोई भी एसिड हो, किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करे, चाहे जिंक हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, कोई सी भी मेटल हो, आयरन हो, हमेशा क्या बनाएगा, जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी हमेशा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और उस मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा, जो भी सॉल्ट बनना है यहाँ पर। अब ये हाइड्रोजन गैस, ये इसका टेस्ट कैसे करेंगे ये भी याद रखना आप। हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखो। गैसों का तीनों का याद रखना आपको। ऑक्सीजन गैस की टेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है और हाइड्रोजन का क्या है। तो हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, हाइड्रोजन बर्न्स विथ ए पॉप साउंड व्हेन वी ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब फ्रॉम विच द हाइड्रोजन इज इवॉल्विंग, देन द हाइड्रोजन गैस बर्न विथ ए पॉप साउंड, पट पट की आवाज आएगी और जलेगी ये गैस। पहली चीज जलती है, बर्निंग गैस है। दूसरी चीज ये जब जलती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस ए पॉप साउंड व्हाइल बर्निंग एंड इट बर्न्स, ये इसका टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्टिविटी की बात ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, व्हेनेवर ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस द फॉलोइंग चेंजेस कैन अकर, सारे एक साथ हो सकते हैं, इनमें से एक हो सकता है, दो हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, चेंज इन कलर,
कलर में चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट का कलर कुछ और हो, प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो। जैसे ये रिएक्शन आप देखो, PbO4 ये रेड कलर का होता है, जब इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा PbO प्लस ऑक्सीजन गैस, तो ये PbO का कलर येलो कलर है, सो देयर इज ए चेंज इन कलर, रेड से येलो हो गया। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कोई गैस इवोल्व हो सकती है जब भी केमिकल रिएक्शन हो। अच्छा, कलर चेंज वाले में एक रस्टिंग ऑफ आयरन का भी एग्जांपल ले, देखो आप भाई, आयरन अगर विदाउट रस्टेड है तो आयरन का कलर होता है ग्रे ब्लैक, लेकिन आफ्टर रस्टिंग द कलर ऑफ आयरन इज ब्राउन, ठीक है। सो देयर इज ए चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ए गैस में इवोल्व, जैसे ये अभी जो हमने एक्टिविटी में जो रिएक्शन देखी थी कि जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तो यहाँ पर एक गैस इवोल्व होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। ये जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। Whenever acid react with metal, hydrogen gas will be produced, ठीक है। तो गैस इवोल्व हो सकती है। चेंज इन स्टेट, रिएक्टेंट की स्टेट, सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, या एक्वस स्टेट में है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट अलग स्टेट में आ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, एक प्रिसिपिटेट बन सकता है। अब प्रिसिपिटेट क्या है, तो प्रिसिपिटेट इज एन इंसोल्यूबल सब्सटेंस और प्रोडक्ट विच वी गेट इन दी रिएक्शन। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमको इंसोल्यूबल स्टेट में मिले, ठीक है, नीचे परखनली में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे की तरफ जमा हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, तो वो इंसोल्यूबल सब्सटेंस जो हमको मिला है उसको हम बोलेंगे प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट बन सकता है, जैसे अभी हमने वो जो एक्टिविटी 1.2 में रिएक्शन करवाई थी लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इस रिएक्शन में हमको PbI2 लेड आयोडाइड जो था वो एक येलो प्रिसिपिटेट मिला था, येलो कलर का प्रिसिपिटेट था जो इनसोल्यूबल रहता है, सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, घुलता नहीं है उसमें, ये तो सोल्यूबल रहेगा, लेकिन ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो मिलेगा जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं, जिसको फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टर पेपर पे ऊपर बचा रह जाएगा येलो कलर का, ठीक है। ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, जैसा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस में होती है। ये जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ज़्यादातर, ठीक है, जितनी भी नहीं ज़्यादातर, ठीक है, होती है। तो यहाँ पर जैसे स्लेक लाइम जो फॉर्म होता है क्विक लाइम से, ये क्विक लाइम है, अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो ये बुझ जाएगा, ताज़ा चूना बुझ जाएगा और ये बुझा हुआ चूना है, ये है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ साथ इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो इसमें टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा, रिएक्शन जो सॉल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चेंजेस होते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, सारे एक साथ हो सकते हैं, इनमें से कुछ हो सकता है ना, एक हो सकता है, दो हो सकता है, या 3-4 एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट और चेंज इन टेम्परेचर, सो दीज चेंजेस में अकर व्हाइल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिख दिया हमने, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको, तो वो हो गया उसका केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन, और वो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब किसी केमिकल रिएक्शन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो केमिकल इक्वेशन हो जाएगी वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम जो फर्स्ट एक्टिविटी में था कि मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, बर्निंग मींस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो देखो हो गई वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको वर्ड्स में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखें, यहीं पर अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे वर्ड में ना लिखें, तो शब्दों में ना लिखे, अगर इनके सिंबल्स लिखे, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल हम लिख दे Mg, ऑक्सीजन का सिंबल हम लिख दे O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल हम लिख दे MgO, तो ये हो गई इक्वेशन, ठीक है। जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम इज बर्निंग विद ऑक्सीजन and forming magnesium oxide. This is the chemical reaction, and we are writing the reaction by using symbols of magnesium oxygen and magnesium oxide. So what we are doing, we are writing a chemical equation. ये chemical equation है इस reaction की, किस reaction की, burning of magnesium reaction। ये chemical reaction है और इसकी ये equation है। So equation का मतलब क्या हो गया, किसी chemical reaction को symbol से represent कर देना, symbol से उसको लिख देना, ये होगी उसकी chemical equation। अब ये word equation है, ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें तो ये कन्वीनियंट में तरीका है, आसान हो जाता है कि जब हम इसको इस तरीके से लिखें by using symbols. So why we are writing chemical equation, why we are using chemical equation, because it is more convenient, more easier to write a chemical reaction by using symbols. So we are using the
सिंबल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये दो तरीके से हो सकती है, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड का मतलब क्या है इसको समझ लो, और बैलेंस करना क्यों जरूरी है ये भी हम समझ लेते हैं साथ में। देखो unbalanced chemical equation is a equation in which the number of atoms of reactant are not equal to the number of atom of the product, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट के एटम है वहां पर रिएक्टेंट जो है उनमें जो एटम्स के नंबर है वो प्रोडक्ट साइड में जो एटम होंगे उनके इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो वो तो है अनबैलेंस्ड। और अगर दोनों तरफ एरो के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो तो वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो मैग्नीशियम तो इक्वल है। ऑक्सीजन के इधर देखो 2 एटम और इधर ऑक्सीजन का 1 एटम ही है, तो ऑक्सीजन के एटम दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसको बैलेंस करना है, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाएंगे तो वो हो जाएगी बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करना है और क्यों करना है, यहाँ पर दो इक्वेशन है, ठीक है। व्हाई वी शुड बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखो हमने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to law of conservation of mass, the mass of reactant is always equal to the mass of the product. Or we can say that during a chemical reaction, mass neither be created nor be destroyed. The total mass remain conserved. The mass of reactant should always equal to the mass of product according to the law of conservation of mass. The mass during a chemical reaction remain conserved. तो जितना mass इधर reactant का होगा उतना ही mass केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का होगा। और मास इक्वल कब होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स उतने ही होंगे प्रोडक्ट में जितने रिएक्टेंट में है, ठीक है। भाई एक मैग्नीशियम का मास 24 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ठीक है। तो जब जितने एटम इधर है उतने ही एटम इधर रहेंगे तभी तो मास दोनों तरफ बराबर होगा, तभी तो जो वो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है, या बैलेंस करके लिखते हैं, नहीं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे हम इसको, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है ना, तो वो अभी हम सीखेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कैसे बैलेंस करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अभी हम इसको बैलेंस कर देते हैं। देखो मैग्नीशियम के यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है, ऑक्सीजन का इधर 1 एटम है लेकिन यहाँ पर 2 है। जब ऑक्सीजन के इधर 2 एटम है तो इधर भी हमें इसको 2 करना है, तो 2 करने के लिए हम इसके आगे यहाँ पर 2 लगा देते हैं, है ना। अब ये 2 इंटू मैग्नीशियम, 2 इंटू नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मैग्नीशियम के भी अब यहाँ 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इधर 2 है तो मैग्नीशियम को भी 2 करने के लिए यहाँ पर हम लगा दिया। अब ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस अनबैलेंस का मतलब समझ आ गया आपको, और बैलेंस करना क्यों जरूरी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन mass neither be created nor be destroyed, so total mass of reactant should equal to the total mass of product. That's why we should balance a chemical equation. इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब हाउ टू बैलेंस, स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। देखो नेक्स्ट स्टेप ना, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, क्यों करना है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट मास can be equal. Mass can be equal on both side, on reactant side as well as on product side. Product और reactant दोनों का मास इक्वल करने के लिए दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे, बुक में जो मेथड दे रखा है हिट एंड ट्रायल मेथड, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझो। देखो ये जो बैलेंस करने वाली चीज है ना, ये बैलेंस करना आपको आएगा प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही जल्दी आप इसको सीख जाओगे। बुक में जो इक्वेशन दे रखे हैं आप उनको लिखो बार बार और उनको बैलेंस करो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है बैलेंसिंग वाले, उनको आप सोल्व करो बिना देखे, ठीक है। 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। देखो करना कैसे, तो इसमें कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आप जितने भी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनको आप एक बॉक्स में ऐसे बॉक्स बना के बंद कर लो। बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है ना, बॉक्स के बाहर ही लिखना है, और बाहर भी कहाँ लिखना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला अल्टर नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, ठीक है। Fe3O4 है तो Fe3O4 ही रहेगा, H2 का H2 ही रखना है, H3H4 नहीं कर सकते, H2O का यही फॉर्मूला होगा, H2O2 नहीं कर सकते, Fe यही ऐसे ही रहना है। जो कुछ चेंज करना है सामने यहाँ आगे चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में एक साइड में तो हम लिखेंगे एटम और LHS और RHS करके हम लिख लेंगे कि इनके लेफ्ट में और राइट में कितने कितने नंबर है, ठीक है। ये एलिमेंट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में इसके कितने एटम है, एलिमेंट, या हम यूं कह सकते हैं एटम, और राइट हैंड साइड में इसके कितने है वो हम लिख देंगे। तो जैसे अभी यहाँ कौन कौन से एटम है, आयरन है, ठीक है,
और कौन है, हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन है, बस और तो कोई नहीं है, यही है। ठीक है, FeLHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है इसके, 1 है, लिख दिया। इधर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं, 2 है राइट हैंड साइड में, और उस साइड में भी 2 है। ठीक, और ऑक्सीजन इस साइड में कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन उस साइड में कितना है, 4 है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप, अब हमें वो कंपाउंड ढूंढना है, वो मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। तो ये देखो इसमें सबसे ज़्यादा एटम किसके है, इसी कंपाउंड के Fe3O4 के, तो ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से भी जिस एटम के सबसे ज़्यादा नंबर है, तो सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर किसके, ऑक्सीजन के, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बैलेंसिंग करना। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो इधर भी 4 होना चाहिए, इनटू करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो 1 को किससे इनटू करेगी, 4 हो जाए, तो 4 से इनटू करने पर 4 हो जाएगा, तो इधर ऑक्सीजन को आप 4 कर दो। तो इस तरफ ऑक्सीजन ये है, इसको इनटू 4 करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इसके आगे 4। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन अब साथ में देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2, प्लस नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई होता है हमेशा। 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया, 8। तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हो गया 8, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ कर देंगे। अब 2 नहीं रहा, ये कितना हो गया, 8 हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। अच्छा, इधर 8 हो गया, तो उस साइड भी इसको 8 करना है। तो उस साइड कितना है, 2 है, तो 2 को किससे इनटू करेगी, 8 हो जाए, तो 2 × 4 करना है। तो हमें इसको × 4 करना है, यानी इसके आगे यहाँ पर कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो ये हमने लिख दिया 4। अब 4 × 2 हो गया 8। हाइड्रोजन बैलेंस होगी, ऑक्सीजन बैलेंस होगी, Fe बचा। इस साइड में 3 है, इस साइड में भी 3 करना है, तो 1 × 3 करते ही 3 हो जाएगा। तो ये कर दिया हमने 3। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। लास्ट स्टेप में हमें इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है, कुछ में रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज आप फिजिकल स्टेट नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अगर वो पूछे कि फिजिकल स्टेट शो करो तो आपको शो करनी है, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिजिकल स्टेट भी लिख देंगे हम, जैसे यहाँ पर Fe ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसके बाद में ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे H2O यहाँ पर है ना, गैस ऐसे स्टेट में लेना है, वेपर के साथ रिएक्शन होनी है ये पर है ना, लिक्विड के साथ में नहीं हो रही है रिएक्शन। और Fe3O4 यहाँ पर सॉलिड स्टेट में मिलता है हमको, और ये H2 जो है वो गैसेस स्टेट में मिलता है। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट लिख के, तो ये इस तरह से आपको बैलेंस करना है। अब अलग अलग आप इक्वेशन रिएक्शंस जो है उनकी इक्वेशंस लिखो, और उनको बार बार आप इस हिट एंड ट्रायल मेथड से बार बार करते जाओ, तो आप बैलेंस करना सीख जाओगे। बाद में आप डायरेक्ट भी कर पाओगे इसको, ठीक है, बिना इस मेथड के सीधे सीधे आप है ना सिंपली कर पाओगे। तो वो कैसे कर पाओगे वो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करना है। तो एक बार है ना, इसको हम करते हैं एक बार। हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है Fe की किसके साथ में, वाटर के साथ में, और प्रोडक्ट हमें मिल रहा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जिसके नंबर है एटम के वो उठाओ। तो सबसे ज्यादा नंबर यहाँ एटम के किसके, ऑक्सीजन के, O4 है। इधर O4 है तो इधर भी O4 करो। O4 करने के लिए यहाँ आप क्या करो, सीधा 4 लिखो। तो 4 × ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 हो गया, 4 होते। अब इसको चेक करो इसमें क्या चेंज हुआ, हाइड्रोजन 4 × 2 8 हो गया, तो इधर हाइड्रोजन 8 करना है, 8 करने के लिए 4 × 2 8 हो गया। ठीक है, अब देखो और क्या बच गया भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया तो क्या बचेगा, आयरन बच गया। तो इधर Fe3 है और इधर Fe है, तो इसको हमने 3 लिख के कर दिया, तो ये हो गया Fe3। ये लो, ये सीधा ही बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बार बार प्रैक्टिस करो, फिर आप अपने आप से बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं हम अभी। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैं, और ये रिएक्ट करके अमोनिया NH3 गैस बना रही है। ठीक है, अब इसमें देखो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो पहले, और फिर आप डायरेक्ट भी करने लग जाओगे। अब सीधा सीधा देखो आप, यहाँ नाइट्रोजन 2 एटम है, यहाँ नाइट्रोजन 1 ही एटम है, यहाँ हाइड्रोजन 3 एटम है, तो हाइड्रोजन से शुरू कर लो। चलो, हाइड्रोजन मैक्सिमम 3 इधर है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब 3 तो हो नहीं सकता इधर, क्योंकि ऑलरेडी 2 है, तो 2 का × होगा तो ये 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो अगर 2 × 2 करेंगे, 4 करेंगे, तो इधर 4 हो नहीं सकता ये, क्योंकि 3 है। तो 3 × 2 मिनिमम अगर हम करेंगे तो 6 हो सकता है। तो इधर 6 हो सकता है, तो इधर भी 6 ही हो सकता है। तो इधर हम इसको × 3 कर देंगे, तो 3 × 2 6 हो गया, और इधर 2 × 3 ये भी 6 हो गया। अब नाइट्रोजन इधर 2 है, तो इधर नाइट्रोजन 2 है। इस तरह से आपको बैलेंस करके रखना है। नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 6। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर, देखो करते हैं। पहला है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले इसको क्लीन क्यों करना चाहिए। तो मैग्नीशियम पेपर को सैंड पेपर से क्लीन करना चाहिए, जो रेजमाल पेपर आता है उससे क्लीन करना चाहिए बिफोर बर्निंग इन द एयर। क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब पड़ा रहता है ना, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाती है, थिन व्हाइट लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो वो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो चुका, तो अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो बर्न नहीं होगी। तो वो रिमूव करना है हमको सैंड पेपर से क्लीन करके, ताकि नीचे से मैग्नीशियम निकले, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटे और मैग्नीशियम निकले, और वो फिर इजीली रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ में और वो बर्न हो जाए। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये ब्लेम होता है, ठीक है, सॉरी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है मैग्नीशियम फ्लेम,
और इसकी एस बनती है, व्हाइट कलर का पाउडर सा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो रिएक्शन होती है वो हमने देखा, ये रिएक्शन होती है कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल है ये सोडियम मैग्नीशियम, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल होती है, इसलिए इजीली ऑक्सीजन के साथ में ये बर्न हो जाता है। तो क्यों करना चाहिए क्लीन? बिकॉज व्हेन मैग्नीशियम रिमेन इन एयर it get acquired a thin layer of magnesium oxide, a thin white layer of magnesium oxide. So we should remove this thin white layer of magnesium oxide before burning. So to remove white layer of magnesium oxide, it should be cleaned with sandpaper. सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में आपको बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन दी हुई है तो इनको बैलेंस करना है, तो इनको समझते हैं। देखो सेकंड का फर्स्ट में है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस एंड फॉर्मिंग हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl गैस फॉर्म कर रही है। तो देखो बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल मेथड से आप करते जाओ और फिर आप धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना, यही करना है, आप बैलेंस करना सीख जाओगे। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 है इस तरफ, तो इधर भी हाइड्रोजन क्लोरीन 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगाते ही ये बैलेंस होगी। अब यहाँ पर देखो BaCl2 प्लस Al2SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो रहा है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन हो गई है। अब यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स देखने तो SO4 के 3 है। SO4 को पूरे को एक साथ लेके चाहे बैलेंस कर दो, चाहे इसमें से ऑक्सीजन और सल्फर को अलग अलग काउंट करके भी आप कर सकते हो। SO4 को एक साथ आप मान लो, SO4 के कितने एटम है? इधर 3 है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के अलग एटम है, सल्फर के अलग एटम है। SO4 के 3 है, यहाँ पर मॉलिक्यूल कह लो आपकी, SO4 3 है, तो इधर भी SO4 कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। 3 लिखते हैं, SO4 तो 3 हो गया, लेकिन बेरियम भी 3 है, तो इधर बेरियम 3 होना चाहिए, तो इधर 3 कर दिया। अब बेरियम 3 करते क्लोरीन इधर 3 × 2 6 हो गया, तो उधर क्लोरीन को 6 करना है। क्लोरीन 3 है तो इंटू 2 करते ही 6 हो गया। अब क्लोरीन 6 होते एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो इधर एल्यूमिनियम 2 होना चाहिए, इधर ऑलरेडी 2 है, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अगले में देखो सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोजन गैस H2, ठीक। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, Na इधर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन सॉरी इधर 2 + 1 3 है, तो इधर भी 3 होनी चाहिए। अब 3 तो हो नहीं सकती, 4 हो सकती है। अगर इधर 4 करे हाइड्रोजन तो इधर भी 4 होनी चाहिए, तो 4 के लिए अगर यहाँ 2 लिखे तो 2 × 2 4 तो यही हो जाएगी, और एक ये 1 तो 5 हो जाएगी, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ 2 लिखते हैं हाइड्रोजन 2 और ये हाइड्रोजन 2 4 हो गई। लेकिन अब ऑक्सीजन 2 हो गई और सोडियम भी 2 हो गई, तो ऑक्सीजन तो इधर भी 2 हो गई 2 लिखते ही, और सोडियम 2 है तो इधर सोडियम को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दी। नेक्स्ट देखो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन है, वैसे 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, और Na2 है यहाँ पर, और जबकि इधर Na1 ही है, और Cl2 है, उधर Cl1 है। बाकी BaSO4 यानी Ba1 Ba इधर भी 1, SO4 इधर 1, SO4 इधर भी, ये तो बैलेंस है। सोडियम इधर 2 है तो इधर सोडियम को 2 करते हैं, तो क्लोरीन भी इधर 2 हो गया और क्लोरीन इधर ऑलरेडी 2 है, बस हो गया बैलेंस, ठीक है। देख लो चाहे बेरियम 1 1 है ही, क्लोरीन 2 है, तो उधर क्लोरीन देखो 2 × क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम भी इधर 2 है 2 Na, तो इधर भी सोडियम 2 है Na2, ठीक है, बैलेंस। इसको देखो यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा नंबर एटम हाइड्रोजन के 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 होनी चाहिए, देखो एक तो ये रही और एक 2 है, बस बाकी सब बैलेंस। ये सोडियम 1 है, ये भी सोडियम 1 इधर है, इधर ऑक्सीजन 1 है तो इधर भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन को हमने देख लिया, ये 1 और ये 1 2, क्लोरीन ये 1 है तो इधर भी 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आ रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सारी चीज़ें करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आपको, और उससे अगले वीडियो में एक्सरसाइज को, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।